न्यूज में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम हैं वीर बिरसा की भूमि, वीरों की भूमि कही जाती है तमाड़ विधानसभा, तमाड़ प्रखंड के रायडी में है। और यहाँ पे हमारे झारखंड आंदोलनकारी स आसू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो जी हैं। थोड़ा उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर अभी जो इनका बराबर आना जाना लगा रहता है आपका घाटशिला में, तो आखिर घाटशिला का अभी माहौल कैसा है? जोहार साथियों, इस चैनल के माध्यम से सबों को मैं जोहार करना चाहता हूं। घाटशिला का माहौल तो जनता अपना अपना विचार के अनुसार ही मतदान करेंगे, वो अलग बात है। मैं अपना विचार रखना चाहता हूं कि जो मेरे साथ झारखंड आंदोलन में शामिल थे हैं, उन साथियों को पहले मेरा सहानुभूति उन पर रहेगा। अगर कोई झारखंड आंदोलनकारी साथी मेरा वहाँ खड़ा है उपचुनाव में, तो पहला मेरा समर्थन उनको रहेगा। और इसी आधार पर हम लोग पिछला विधानसभा चुनाव तमाड़ में भी लिए थे। यहाँ जैसे पहले हम लोग बोले, झारखंड आंदोलनकारी संपर्क समिति के माध्यम से एक बैठक हुई और उस बैठक में हम लोग निर्णय लिए कि झारखंड आंदोलनकारी हो या उसका परिवार का कोई सदस्य है, तो हम लोग पहला समर्थन उसको करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। तो उसमें रमेश सिंह मुंडा के 2 पुत्र और रामलाल मुंडा के 1 पुत्र, 3 आदमी झारखंड आंदोलनकारी परिवार के थे। उसमें कमेटी डिसीजन लिया कि हम लोग रमेश सिंह मुंडा के पुत्र विकास मुंडा को समर्थन करेंगे। हम लोग समर्थन किए। तो विकास सिंह मुंडा जैसे आप बोल रहे हैं, तो रमेश सिंह मुंडा के 2 पुत्र यहाँ तो आपके खड़ा हुए थे, तो आप बड़ा पुत्र को क्यों आप साथ नहीं दिए? बड़ा छोटा की बात नहीं है, कमेटी जिसको योग्य समझा। हाँ, और रामलाल मुंडा का भी बेटा था, वो भी झारखंड आंदोलनकारी के। हाँ, गुंजल मुंडा भी खड़ा थे, 3-3 थे। तो उसमें कमेटी जो डिसीजन लिया, व्यक्तिगत हम लोग के यहाँ कोई डिसीजन नहीं होता है कि हम जो बोल दिए, जैसे कोई सुप्रीमो उस टाइप का यहाँ सुप्रीमो शब्द नहीं होता है। सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय के आधार पर ही हमारा कमेटी बना है। राजसू भी पहले वैसे ही था, सामूहिक नेतृत्व सामूहिक निर्णय। तो उसी आधार पर हम लोग हाल में हम 4-5 दिन दौरा किए, मेरे पुराने साथियों से हम लोग मिले। सन 1990 में हम लोग उगता सूरज छाप में सूरज सिंह बेसरा जी को चुनाव लड़ाए थे और हम लोग जीते भी थे। हम लोग टीकाराम मांझी सीपीआई को हराए थे। तो उस समय के पुराने साथी लोग, मेरा आधा से अधिक अभी तो नहीं है इस दुनिया में, कुछ लोगों सर्वास हो गया, कुछ लोग हैं, कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोगों का स्थिति खराब है, ऐसे लोग हैं। हमारे एक साथी थे दुर्गा हंसदा जी, तो वो आज नहीं रहे, 2012 आसपास उसका निधन हो गया। उनका बेटा अभी तमाड़ थाना में ही पुलिस स्टाफ है। तो उन लोगों के घर भी गए, सब तरफ मिले जुले लोगों से, पुराने साथियों से मिले। तो सबका विचार है कि रामदास सोरेन किसी दिन झारखंड आंदोलन में उसको पुलिस उल्टा टांग के मारा था, शुरू का आंदोलन का साथी है। तो उन्हीं का परिवार को हम लोग चुनाव में मदद करेंगे, ये हम लोगों का निर्णय हुआ। उसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना हम लोग कोई प्रचार कर रहे हैं किसी का। लेकिन हमारे जो पुराने साथी हैं, जो झारखंड आंदोलन में शरीक थे, चाहे आजसू हो जेएमएम, उससे नहीं मतलब है। सारे लोग एकजुट होकर हम लोग यही निर्णय लिए कि रामदास सोरेन के पुत्र को ही हम लोग मदद करेंगे। तो वहाँ पे तो आपका चंपा सोरेन भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, तो उनके भी तो पुत्र वहाँ पे खड़े हुए हैं, उसको क्यों आप लोग साथ नहीं दे रहे? जी जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। हम लोग उनको भी साथ देंगे। अगर जिस दिन चंपाई सोरेन का निधन हो जाएगा, स्वर्गवास हो जाएगा, वो नहीं रहेंगे, तो सरायकेला से हम लोग उनका बेटा को समर्थन करेंगे। उस समय अगर रामदास सोरेन का बेटा भी चंपा मैंने वहाँ खड़ा होगा सरायकेला से, उसको हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। अगर आने वाला दिन में भगवान ना करे उस मैंने 100 साल जिए और चंपाई, हम नहीं चाहते हैं कि चंपाईदा का स्वर्गवास हो, लेकिन मान लिया आने वाला दिन में चंपाईदा नहीं रहे इस दुनिया में, अगर वहाँ उसका बेटा कल खड़ा होगा, तो वहाँ पर हम लोग रामदास का बेटा को समर्थन नहीं करेंगे। वो जिसका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, उस आधार पर हम लोग निर्णय लिया। कोई व्यक्तिगत और ऐसा कोई दुश्मनी की बात नहीं है, ना व्यक्तिगत स्वार्थ व्यवस्था नहीं। जो कमेटी निर्णय लिया है कि झारखंड आंदोलनकारी में शरीक था, वहाँ सूर्य सिंह बेसरा, रामदास सोरेन 2 ही आदमी हम लोग के तो सीनियर जो नेतृत्व किए हैं। हाँ, और सूर्य सिंह बेसरा हम लोग का पूरे झारखंड स्तरीय नेतृत्वकारी थे। और आज अगर सूर्य सिंह बेसरा जी खड़ा होते, तो हम लोग निर्णय उसको उस पर भी हम लोग सोचते। लेकिन एक ही आंदोलनकारी का बेटा खड़ा है, आंदोलनकारी एक भी नहीं, आंदोलनकारी का बेटा सिर्फ एक है जो उस क्षेत्र में काम किया था, इसलिए हम लोग उसका बेटा को समर्थन करने का निर्णय लिए हैं। इसमें कोई स्वार्थ और कोई मतलब और कोई मैंने जाति पाति धर्म इस टाइप का मैंने निर्णय नहीं है। तो अभी जैसे आपका, आप देख ही रहे हैं, अभी जैसे हर विधानसभा में माहौल गर्म है आपका जातीयता को लेकर, तो आप घाटशिला में भी आपका जातीयता को लेकर किस तरह वोट जाएगा? हम लोग का तो जातीयता आधारित नहीं है। हम लोग तो निर्णय लिए हैं जाति पाति धर्म पार्टी से उठकर माटी की रक्षा की बात हम लोग करते हैं, जाति की तो बात नहीं करते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी जाति धर्म को समान अधिकार है। सभी जाति के धर्म को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक है। हम तो चाहेंगे कि इस देश में कोई जाति धर्म के नाम पर कोई पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो। अगर कोई मैंने पार्टी का नाम
जाति धर्म के आधार पर है, अगर उसको रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको माने चुनाव आयोग को रद्द करना चाहिए। किसी भी जाति पर माने कोई रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए पार्टी। यहाँ जाति धर्म नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश है, मेरा यही कहना है। तो अब किस नज़रिए से अभी घाटशिला चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो का स्थापना किया हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष थे। द्वितीय अध्यक्ष थे निर्मल महतो, सुनील महतो भी उसमें थे। बहुत सारे लोग थे जो महतो और माझी लोग एक साथ रहकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं। उन लोग को हम कैसे बोलेंगे कि तुम मैंने यहाँ ना रहो, ये तो गलत, जो बोल रहा है वो गलत कर रहा है। हम लोग तो बोलेंगे नहीं, हम लोग तो मुँह से ऐसा निकलेगा ही नहीं जाति धर्म। कोई माने पार्टी किसी जाति और धर्म का नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी जाति धर्म के लिए हर पार्टी होता है। किसी पार्टी में हाल में एक तो सुने हैं कि भारत आदिवासी पार्टी, हम बोले ऐसा रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? इसको तो रद्द करना चाहिए रजिस्ट्रेशन। क्या आदिवासी पार्टी में दूसरा बैकवर्ड को और फॉरवर्ड को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? अगर वहाँ नेता सही है तो कोई भी जाति धर्म का रहे, कोई भी पार्टी रहे, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस, उससे नहीं मतलब नहीं। अगर नेतृत्वकारी सही है तो हम लोग वोट देंगे। इसमें जाति धर्म की बात नहीं आना चाहिए और किसी भी जाति धर्म के नाम पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। भारत के संविधान के खिलाफ है। सेवक था, जनसेवक। कहीं मैया सम्मान योजना तो वहाँ उसका तो जादू नहीं चलने वाला है ना? नहीं, मैया सम्मान अलग चीज़ है, पहला बात। दूसरी बात की मैया सम्मान योजना के बारे में मेरा अलग विचार है। मैया सम्मान योजना होना चाहिए। हम जेएमएम का विरोधी नहीं है, सपोर्टर नहीं है, बीजेपी का भी हम सपोर्टर और विरोधी नहीं है। लेकिन मैया सम्मान अगर वास्तविक में मैया सम्मान होता तो 10 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक को मैया सम्मान देना चाहिए। 10 साल की उम्र में हर बच्ची 5 क्लास पहुंच जाता है, 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास से पीजी करने तक का 10 से 25 साल में पढ़ाई लिखाई कर लेगा, तो मैया सम्मान देना चाहिए। तो 25 साल का उम्र में उसको 25 साल की उम्र तक देना चाहिए 10 साल से, तब क्या होगा, पढ़ाई लिखाई उसका होगा। और 25 साल लगभग सबका शादी ब्याह हो जाता है, सब लोग रोजगार नहीं हो पाते हैं, तो 25 साल से 50 साल की उम्र के महिलाओं को स्वरोजगार योजना देना चाहिए। जो होता है आपका एनजीओ के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से या कुछ भी माध्यम से आप स्वरोजगार योजना देते तो 2 पैसा कमाता, 10,000 20,000 महीना कमा कर अपना बाल बच्चा का पोषण करता। तो 25 से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार योजना दीजिए और 10 से 25 साल का बच्चियों को पढ़ाई लिखाई के लिए उनको दीजिए मैया सम्मान योजना। और 50 साल से ऊपर से जो होगा उनको आप पेंशन दीजिए, ये ना होगा सम्मान। लेकिन आपका क्या है, यहाँ पर हम किसी माने पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार का हम विरोधी नहीं है, लेकिन उसमें माने राजनीतिक अपना स्वार्थ का बदबू आता है, खुशबू नहीं है कि 18 होगा तब देंगे। कहने का मतलब वोट देने का पावर है उसी को देंगे, ये तो गलत हुआ है। मैं बोलना चाहूँगा कि उसको सुधार करे सरकार है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है सरकार से कि 10 साल से 25 साल की उम्र को मैया सम्मान योजना दिया जाए ताकि अपना पढ़ाई लिखाई कर सके हैं। और 18 साल होगा तभी देंगे, माने तुम वोट देने का पावर होगा, हमको वोट दोगे तभी तुमको देंगे, ये हालत नहीं होना चाहिए। और अभी का हालत यही है। तो ऐसा मुद्दा है दादा, जैसे अब जब सरकार 2024 में कब्ज हुई और उससे पहले भी आपका 2019 में जब इलेक्शन हुआ, उस टाइम भी यही कहा कि मतलब जेएमएम सरकार कब्ज हुई, यहाँ पे उसकी सरकार बनी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आंदोलनकारी का पेंशन दिया जाएगा। क्या आपको कितना पेंशन मिल रहा है? नहीं, हम तो रिपीट करके दे दिए हैं कि हम पेंशन नहीं लेंगे। मेरा पेंशन को वृद्धाश्रम में या अनाथालय में दिया जाए, हम रिपीट कर दे। हम पेंशन के लिए नहीं लड़े थे, हम अबुआ दिसुम अबुआ राज के लड़े थे, हम सुशासन व्यवस्था के लिए लड़े थे। अभी जैसे कुर्मी को आदिवासी लिस्ट में शामिल कर देता तो यहाँ का जनसंख्या 50+ हो जाता, 50+ हो जाता तो यहाँ छठी अनुसूची राज्य बनता। तो छठी अनुसूची राज्य बनता तो यहाँ सुशासन व्यवस्था होता। अभी हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था में हैं। अभी कुछ भी निर्णय लेना होता केंद्र सरकार को तो राष्ट्रपति के द्वारा वो ट्राइबल राजभारी कमीशन को मार्फत ग्राम सभा को पूछता, और सरकार राज्य सरकार को कुछ करना होता तो राज्यपाल के मार्फत, टीएससी के मार्फत वो आता ग्राम सभा में, और ग्राम सभा का जो निर्णय होता उसको मानता। यही था आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, जिसको हम लोग पेशा कानून बोलते हैं। ये सभी रिम्स 2 बन रहा है, ग्राम सभा हुआ नहीं है। रांची जिला 5वीं अनुसूची जिला है, तो ग्रामीणों को विरोध में आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, फैक्ट्री भी कहीं बैठेगा तो जमीनदाता भी मालिकाना हक रखेंगे, रैयत, ये होता। वैसा तो नहीं है, अभी तो प्रशासनिक व्यवस्था में डले हैं। चलिए, हर आंदोलनकारी का ही कहना है कि उन्होंने अपना पेंशन झारखंड सरकार के मतलब हित में उन्होंने अपना दान किया है, कि आप ही का वो राय? नहीं, सब करे ना करे उनका राय, अपना अपना विचार है। लेकिन हम तो पेंशन के लिए नहीं बोले थे, हम तो अबुआ दिसुम अबुआ राज के लड़े थे कि यहाँ पर हमारा भाषा संस्कृति के आधार पर पढ़ाई लिखाई हो,
हाँ, हमारा त्रिभाषा फॉर्मूला में पढ़ाई हो, हमारा जो यहाँ पर खान खनिज है उसका छठी अनुसूची राज हो जाता, उसका 80% रॉयल्टी ग्राम सभा में रहता, पहला अधिकार ग्राम सभा को है। दूसरी बात, वन अधिनियम 1927 में जो बना, उसके बाद 2006 में जो बना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वन अभयारण्य क्षेत्र में अगर कोई आदिवासी या गैर आदिवासी जो भी निवास करते हैं, अगर वो वन पर आश्रित हैं तो वहाँ पर खेती बाड़ी करते हों खाली ज़मीन में, या बीड़ी पत्ता केंद्र पत्ता पर आश्रित हैं, या लाह पर आश्रित हैं, या वन के फल फ्रूट पेड़ पौधा पर आश्रित हैं, तो वहाँ पर मालिकाना ग्रामीणों का ही रहेगा, ग्राम सभा का ही निर्णय अंतिम होगा। सरकार सिर्फ डेवलप कर सकता है, जंगल का वन का डेवलप कर सकता है, मालिकाना ग्रामीणों का ही होगा। ही है छठी अनुसूची। अभी जैसे सरंडा में किसी को भगाने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी जनता को भगाने की नहीं बोल रही है, अभयारण्य में कहीं पर जनता को भगाने का नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्यों चिढ़ा हुआ है कि कल जो खुदाई होता है लोहा का, तो खनिज खुदाई अगर बंद हो जाएगा तो उसका जो रंगदारी आता है केंद्र को राज्य को करोड़ों अरबों में, रुंटा जैसा 1000 रुंटा लोग पैसा देता है, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए लोग जनता को मतलब बरगला के मीटिंग करवा रहा है कि यहाँ जनता को भगाएगा, किसी को भगाने का नहीं है। यहाँ भी हमारे आदिवासी भाई लोग को फंडिंग करके ये बुलवाया जा रहा है विरोध में, ताकि इसको लिस्ट में ना लाया जाए, ताकि छठी अनुसूची राज ना बने, ताकि यहाँ पर आपका स्वशासन व्यवस्था लागू ना हो, ताकि पूरा देश का सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देने वाला झारखंड राज्य है। लोहा, कोयला, अभ्रक, सोना, चांदी, बक्साइड, आपका यूरेनियम सब मेरा झारखंड में है। हाँ, 12 आना रॉयल्टी हम देते हैं और 4 आना पूरा देश के सभी राज्य मिलकर देता है। कश्मीर क्या है? वेलफेयर स्टेट है, अनुदान लेने वाला स्टेट है। हम क्या हैं? हम महसूल देने वाला रॉयल्टी स्टेट हैं। तो इसीलिए नहीं चाहेगा कि छठी अनुसूची राज्य बने। लड़ाई यही है।